जय हिंद। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कारक। कारक से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कारक को बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक देखें। कारक क्या होते हैं? कारक वे शब्द होते हैं जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक जैसे हम कोई दो क्या लेते हैं, दो इस प्रकार से दो इस प्रकार से हम दो क्या लेते हैं, शाफ्ट लेते हैं या कोई एंगल लेते हैं। जैसे हमने ये दो एंगल ली, जैसे यहाँ पे हम इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं तो एक नट के माध्यम से, यानी एक बोल्ट जैसे नट होता है उसके माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे जब ये दोनों एंगल आपस में जुड़ गई तो ये नट है जो बीच का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार कारक भी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कारक की परिभाषा क्या होती है? जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से, संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से, जैसे विशेषतः क्रिया से, यहाँ जो जुड़े हुए होते हैं क्रिया से सीधा संबंध दिखाते हैं। और जिसका संबंध क्रिया से क्या होता है, सीधा संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कुछ विद्वान कारक के 6 भेद बताते हैं और कुछ विद्वान कारक के 8 भेद बताते हैं। लेकिन सही समय में जो कि राइट आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वैज्ञानिक जो कि हमारे सभी कवियों ने 8 भेद बताए हैं। यानी कारक के कितने भेद हैं? 8। तो आपको कारक के 8 भेदों को ही टिक करना है, एग्जाम में आपके में पूछा जाए। कारक के 8 भेद हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। ये 8 कारकों से जो एग्जाम बनते हैं इनको अलग अलग प्रकार से तोड़ दिया गया है। इनको हम कैसे एग्जाम में पहचानेंगे? अगर आपको सेंटेंस के माध्यम से दिया हुआ हो तो आपके एग्जाम में जो कारक होते हैं किस प्रकार से हम सेंटेंस के माध्यम से उनको पहचानेंगे, जिनके माध्यम से इनकी कुछ विभक्तियां हैं। जैसे ये सभी विभक्तियां हैं, विभक्तियों को हम परसरक के नाम से भी जाने जाता है। विभक्तियां क्या होती हैं? जो संज्ञा के आगे लगने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और अगर आपको परसरक भी पूछा जाए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी है। यानी परसरक और विभक्ति दोनों एक ही हैं, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया था। क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पर, यानी यूपी SSS के एग्जाम में पूछा गया था कि परसरक, यानी कोई सेंटेंस दिया हुआ था उसमें पूछा गया था परसरक बताइए। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी है। यानी जो ही हमारे विभक्ति हैं यानी कारक हैं वही हमारे क्या होते हैं? परसरक होते हैं। जैसे कर्ता की जो विभक्ति क्या है? ने। कर्ता की जो विभक्ति क्या होती है? ने। सेंटेंस में ने लगा हो तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। इसी प्रकार कर्म की विभक्ति क्या है? को। इसी प्रकार कर्ण की विभक्ति क्या है? से द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान की विभक्ति क्या है? को या के लिए या हेतु या निर्मित या वास्ते। ये सभी क्या हैं? संप्रदान कारक की विभक्ति हैं। ज़्यादातर से आपको जो सेंटेंस पूछे जाएंगे के लिए या को के माध्यम से सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे अपादान कारक के लिए क्या प्रयोग होता है? से विभक्ति का अपादान कारक, जो कि अपादान जो कारक होता है एक दूसरे से अलगाव। जैसे ये कैप इस मार्क में जुड़ा हुआ है, जिस मार्कर से हम इस कैप को अलग करें तो ये क्या हो गया? अलग हो गया है। इस प्रकार से ये अलग का कार्य करता है। इसी प्रकार संबंध कारक क्या होते हैं? जब जो कि अपादान कारक को क्या होता है? अलग करने का। और संबंध होगा तो संबंध क्या होगा? एक दूसरे को जोड़ने का भाव प्रकट करता है। जैसे इसकी जो विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे, ये सभी किसकी विभक्ति होती हैं? संबंध कारक की विभक्ति होती हैं। इसी प्रकार अधिकरण जो कारक की विभक्ति होती है मैं, पे, पर, भीतर, ये सभी किसकी कारक की विभक्ति होती हैं? अधिकरण कारक की विभक्ति होती हैं।
इसी प्रकार संबोधन कारक, संबोधन जो कारक होता है किसी को पुकारने में, किसी को शाबाशी देने में या किसी को शोक जताने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ, ओहो, अरे, ए, शाबाश, अहो, ये सभी किसका प्रयोग होता है? संबोधन कारक का। संबोधन कारक में किसका चिन्ह होता है? विस्मोदी जो चिन्ह होता है इसमें इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब कारक को हम एक एक से जानने का प्रयास करते हैं, जो हम कारक हैं अब इनको अलग अलग इनकी परिभाषाओं में बांटा गया है और सेंटेंस के माध्यम से आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे संज्ञा कुछ ये है, अभी जो मैंने आपको पहले बता दिया है, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप ध्यान रखना है। अब नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? जब मैंने आपको क्रियाएं पढ़ाई थी, क्रियाएं जो कि रचना के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया, यानी आक्रामक क्रिया, सक्रामक क्रिया। सक्रामक क्रिया कितने भेद होते हैं? सक्रामक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, 2 कर्मक क्रिया। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कर्ता कारक, जहाँ वाक्य में कर्ता खुद कार्य ना करके, यानी जहाँ वाक्य में कर्ता खुद स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी जहाँ वाक्य में क्या हो? कर्ता का प्रभाव हो, यानी जहाँ वाक्य में कर्ता का प्रभाव हो, कर्ता स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और होकर क्रिया को करता है, स्वतंत्र होकर क्रिया को करता है, यानी स्वतंत्र होकर यानी क्रिया को क्या करता है? सीधा इसका जो प्रभाव पड़ता है क्रिया पर पड़ता है। जैसे वाक्य में न का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। इसकी जो विभक्ति क्या है? न। अगर न का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बालक ने रोटी खाई, तो यहाँ पे तो न का प्रयोग किया है। जैसे बालक जो है कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका कर्ता को जो प्रभाव पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है? खाई। खाना क्या है इसमें? क्रिया। इस प्रकार से किसने खाई? बालक ने रोटी खाई। तो बालक अपने आप ही स्वतंत्र कार्य कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है, यानी खुद कार्य कर रहा है, यानी कर्ता क्या कर रहा है? खुद कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हम कर्ता को पहचानेंगे। जैसे तृप्ति कविता की रचना करती है। तृप्ति क्या कर रही है? खुद कविता की रचना कर रही है, कोई और तो नहीं कर रहा है। इसमें किसकी रचना कर रही है? कविता की। कौन कर रही है? तृप्ति। तो इसका प्रभाव किस पर कर रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसी प्रकार दिव्यांशी गाना गा रही है। दिव्यांशी किसी और से के द्वारा गाना नहीं गा रही है, खुद गाना गा रही है, किसी के द्वारा नहीं गा रही है। तो इस पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। तो दिव्यांशी खुद गाना गा रही है। इस प्रकार से हम कर्ता को पहचानेंगे। अगर कर्ता को आपको नहीं पहचानना आता है तो कौन या क्या लगाकर भी पहचान सकते हैं। जब मैंने आपको सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया बताई थी तो उसमें कौन या क्या लगाना और मैंने वाच्य भी बताए थे, उसमें भी मैंने आपको कर्ता की पहचान बताई थी। इसी प्रकार कर्म कारक, कर्म को सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे? जब मैंने सक्रामक क्रिया बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कर्म को कैसे पहचानेंगे, यानी किसको या क्या लगाकर पहचानते हैं, यानी किसको या कौन लगाकर पहचानते हैं। तो कौन आया, किसने खाया, क्या। इस प्रकार से हम 2-3 शब्द हैं, इनको अच्छे से याद करके रखना है। कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो कि कर्ता होता है, कर्ता का फल किस पे गिरेगा? कर्म पर गिरेगा। अगर इसमें कर्म पर जो फल गिरेगा तो क्रिया से सीधा संबंध होगा। जब क्रिया से सीधा संबंध होगा तो क्या होगा? कर्म कारक होगा। इस प्रकार से हम सबसे पहले कर्म पर, जिसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से निकाल सकते हैं। यानी इसमें आपने जो कि इस पे कर्ता स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करता है, जिसका सो सीधा फल किस पे गिरता है? कर्म पर, और कर्म से संबंध होता है क्रिया से। तो इस प्रकार से इनको पहचानेंगे। जैसे और इसमें जो को चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ विभक्ति क्या है इसकी? को
को चिन्ह का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है। इस प्रकार सामने यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं किया गया है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम इनको अपने जो कि हमारे जो मन में भाव होते हैं उनके माध्यम से भी हम इनको निकाल सकते हैं। ये पूछा क्या जा रहा है। इसी प्रकार जैसे यहाँ वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। या तो इसको प्रत्यक्ष रूप से भी किया जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप यह होता है जो कि सेंटेंस में को का प्रयोग दिया हुआ होगा। अगर आपको अप्रत्यक्ष होता है, इसमें को चिन्ह प्रत्यक्ष रूप से यानी गुप्त दिया होगा, यानी यहाँ पर को जो को वर्ड है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी यहाँ पे बिल्कुल गुप्त रहेगा। जैसे मैं विद्यालय को पढ़ा रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे को चिन्ह दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे आप आसानी से कर्म कारक को आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार सीमा ने तनिष्का को पीटा। अब यहाँ पे इसका पल किस पे पड़ रहा है? जैसे मैं क्या हो गया इसमें? कर्ता हो गया। विद्यार्थी क्या हो गया इसमें? कर्म, यानी विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। पढ़ाना क्या हो गई? क्रिया। पढ़ाना क्या हो गई? क्रिया। तो विद्यार्थियों को पढ़ाना क्या उसका कर्म है। इस प्रकार से हम इनको सीधे किस पर कर रहा है? विद्यार्थियों पर। तो विद्यार्थियों सीधे किस पर? क्रिया पर। इस प्रकार से सीमा ने तनिष्का को पीटा। यहाँ पे तनिष्का क्या है? इसमें कर्म हो गया। सीमा को है, सीमा क्या चीज़ है? सीमा हमारा क्या है? करता है। इस प्रकार से सीधा इस पर किस पर फल पड़ रहा है? कर्म पर। और कर्म का फल सीधे किस पर पड़ रहा है? क्रिया पर। पीटना क्या है? क्रिया है। इसी प्रकार वह पौधे से फूल चुराता है। अब यहाँ पे क्या है? को चिन्ह का प्रयोग नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पे तो को चिन्ह का प्रयोग दिया हुआ था और यहाँ पर भी को चिन्ह का प्रयोग दिया हुआ था। अगर यहाँ पे को चिन्ह का प्रयोग नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे किस प्रकार से पहचानेंगे? कुछ शब्द होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, मैं उनको आपको बता भी सकता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ। जैसे कुछ शब्द में चुराना, चारों ओर, सर्वत्र, नित्य, ये सभी कुछ शब्द दिए हैं, यानी चारों ओर, इधर उधर, बाजार, ये सभी कुछ शब्द दिए हो तो इसमें कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। जब मैंने आपको कर्म कारक के कुछ शब्द कराए थे, यानी किसी के द्वारा जो कार्य क्या है? खुद नहीं करता है, किसी के द्वारा कार्य करता है, यानी मतलब कोई दूसरे से कोई कार्य खुद करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य करता है। जैसे इस प्रकार से वह जैसे वह पौधे से फूल चुराता है। जैसे वह पौधे से फूल चुराता है, तो वह क्या हुआ? कर्ता। किससे फूल चुरा रहा है? पौधे से। तो फूल के यहाँ पे क्या हुआ? कर्म। तो चुराना क्या हो गई? क्रिया। इस प्रकार से सीधा फल किस पे पड़ रहा है? फूल पर। इसी प्रकार जैसे शहर के चारों ओर नदी बह रही है। चारों ओर किसकी ओर? चारों, शहर के चारों ओर। शहर जो है, एक शहर अपने आप में क्या हो गया? कर्ता हो गया। शहर के चारों ओर क्या है? नदी बह रही है। तो नदी क्या होगी? नदी का बहना कर्म है, तो क्या कर रही है? बह रही है। तो बहना क्या है? क्रिया हो गई। इस प्रकार से हम इनको पहचान सकते हैं। आगे भी इनको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होते हैं? जैसे कर्ण कारक हमने 2 कल कंप्लीट कर चुके हैं, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3, कर्ण कारक। जहाँ वाक्य में किसी साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, यानी किसी के साधन के द्वारा क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक जो वाक्य होता है से या के द्वारा या के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जैसे वाक्य में जो वाक्य जुड़ा होगा या तो से के माध्यम से जुड़ा होगा या के माध्यम से जुड़ा होगा, यानी से द्वारा या के द्वारा वाक्य जुड़ा होगा। जैसे हम इनको पहचानेंगे इस प्रकार से, जैसे वह कलम से पत्र लिखता है, यानी कलम, मैं कहता हूँ मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो मैं किससे लिख रहा हूँ? मार्कर से। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर मार्क के द्वारा लिख रहा हूँ या मार्क से द्वारा लिख रहा हूँ, यानी मार्कर के द्वारा लिख रहा हूँ। इस प्रकार से हम मार्कर से द्वारा लिख रहा हूँ। इसी प्रकार जैसे वह कलम से
पत्र लिख रहा है, यानी कलम से पत्र लिख रहा है, कलम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, यानी किसी के माध्यम से। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, साधन। ये क्या है, एक पत्र लिखने का क्या है, एक साधन है। इसी प्रकार स्नेहा लेखनी से लिखती है, यानी जो स्नेहा है लेखनी से लिखती है, तो किसके माध्यम से लिख रही है, लेखनी के। तो क्या क्या लिख रही है, कुछ लिख रही है यहाँ पे, क्या या कुछ लिखेगी, क्या तो या तो कोई बुक लिखेगी या कोई पत्र लिखेगी। इस प्रकार से जैसे स्नेहा लेखनी से पत्र लिख रही है, यानी किससे लिख रही है, लेखनी से। किसके द्वारा पत्र लिखा है, लेखनी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। इस प्रकार से हम कर्ण कारक को अच्छे से पहचानेंगे। जैसे अब नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होते हैं, संप्रदान कारक में जो वाक्य जुड़ा होगा या तो के लिए या को से वाक्य जुड़ा होगा। जैसे इसमें किसी के लिए, जो इसमें किसी के लिए क्या होता है, क्रिया की जाती है, यानी इसमें जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं आपको परीक्षा में सफल कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको परीक्षा में सफलता पाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो यानी किसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, यानी किसके लिए, सफलता पाने के लिए। सफलता क्या है, हमारी नौकरी। अगर हमें जॉब मिल जाएगी तो हमें क्या होगा, सफलता मिल जाएगी। नहीं, किसके लिए, सफलता के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार वाक्य में को या के लिए वाक्य जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण से माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, यहाँ पर वाक्य किससे जुड़ा है, को से। मैंने बताया था वाक्य को या के से जुड़ा होगा तो वाक्य कैसा होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे संप्रदान कारक वाक्य में, जैसे मैंने बच्चों को खिलौने दिए, तो मैंने बच्चों को खिलौने दिए, यानी मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, ये भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए खिलौने दिए, तो ये भी हमारा सही है। इस प्रकार से माताजी पुत्र के लिए मिष्ठान लाई, तो किसके लिए, पुत्र के लिए। इस प्रकार से हम इनको संप्रदान कारकों को अच्छे से पहचान सकते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु अलग की जाती है, यानी अपादान कारक। जब मैंने आपको, जो कि शुरू में यानी प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक यानी कारक के आठों भेद बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अपादान कारक क्या होता है। अपादान कारक ये होता है, मैंने आपको मार्कर के माध्यम से भी समझाया था कि मार्क को हम अलग करेंगे, यानी किसी को अलग करने का भाव होता है इसके अंतर्गत। और वाक्य किससे जुड़ा होगा, से। उस जो से होगा ये वाक्य को क्या करेगा, अलग करेगा। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। यही क्या है, इसकी परिभाषा है। जैसे जिसके द्वारा किसी वस्तु अलग की जाती है और वाक्य से के द्वारा जुड़ा हो, इस से जुड़ा होता है। जैसे लोटा छत से गिर गया, और जब छत से गिरेगा तो अलग हो जाएगा। इसी प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ से पत्ते ही गिर जाएंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इसमें कोई जुड़ा नहीं होता है। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं, इनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक वे होते हैं, जैसे मेरा संबंध मेरे विद्यार्थियों से है, तो इस प्रकार से मेरा संबंध क्या है, विद्यार्थी। जैसे मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा संबंध किससे है, विद्यार्थियों से, तो मैं विद्यार्थियों को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो वाक्य जुड़ा होगा का, की, के, मेरा, मेरी, अपना, अपनी, उसकी, इनसे वाक्य जुड़ा होता है। यही इसकी थ्योरी। जैसे जब वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है, वाक्य का संबंध किससे होता है, दूसरे वाक्य से होता है। जब दूसरे वाक्य से होगा तो वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करेगा। और वाक्य में का, की, के, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, अपने, उसकी, रा, री, रे, ये सभी वाक्य से जुड़े होते हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखना है। उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे मेरी घड़ी खो गई है, तो मेरा संबंध किससे है, घड़ी से। इस प्रकार से सुधा मोहन की बहन है, सुधा का संबंध किससे है, मोहन से। किसकी बहन है, मोहन की, तो सुधा किसकी बहन है, मोहन की। तो सोहन का जो मोहन का संबंध किससे है, बहन से। किससे, सुधा से। तो इस प्रकार से संबंध कारक होता है। रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, यहाँ पे क्या है, रामू किसको देता है, मित्र को। रामू का संबंध किससे है, मित्र से। तो इस प्रकार से हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। को समझकर यहाँ पे संप्रदान कारक मत कर देना, क्योंकि यहाँ संबंध बताया जा रहा है, ना कि इसमें के लिए किसी के द्वारा क्रिया की जा रही है। यहाँ पे क्या है, संबंध बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है या क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पे क्या संबंध बताया जा रहा है, नहीं, रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, तो रामू और मित्र का संबंध क्या है, संबंध बताया है। इस प्रकार अधिकरण कारक। नंबर 7 है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होते हैं, जिसके
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी आधार क्या होता है, जो कि मुख्य क्रिया होती हैं, जो क्रिया के आधार को जो होती है, जो मुख्य क्रिया होती है उसके आधार का क्या होता है, बोध होता है। इसी प्रकार जैसे जो वाक्य जुड़ा होगा मैं और पर से हमेशा वाक्य जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चारपाई क्या है, इसमें एक क्रिया का क्या है, आधार है। तो क्या है, संज्ञा के रूप में क्रिया का क्या आधार है, तो कौन बैठे हैं, भाई साहब। क्या बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इसी प्रकार मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये क्या क्रिया का एक आधार है। तो किससे जुड़ा है वाक्य, मैं से। तो इस प्रकार से हम इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। नंबर 8 है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक संबोधन कारक क्या होता है, किसी को हम जोर से पुकारते हैं या किसी को शोक शाबाशी देते हैं या अरे ओ आ, यानी किसी को पुकारते हैं तो संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विस्मोदी वादक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक ये भी ध्यान रखना है, इसे अधिकरण कारक को क्या कहते हैं, आधार कारक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। यानी अधिकरण कारक को ही आधार कारक कहते हैं, क्योंकि इसका आधार का बोध होता है, इस प्रकार आधार कारक कहते हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक जिस शब्द से क्रिया के पुकारने का बोध होता है उसे वाक्य किससे जुड़ा होता है, हे अरे ओ शाबाश अन्य मैंने आपको करा दिए हैं, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। इस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके उदाहरण के माध्यम से हमेशा उदाहरण से समझोगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे शाबाश, शाबाश तुमने तो अच्छा कार्य किया, तो यहाँ पे क्या है, विस्मोदीवाचक चिन्ह लग रहा है, तो इस प्रकार से शाबाश तुमने तो अच्छा कार्य किया, इस प्रकार से सीधे टिक करेंगे संबोधन कारक पर। इस प्रकार से यहाँ पे ओहो तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्मोदीवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इस प्रकार से सीधे टिक करना संबोधन कारक। इस प्रकार से मुझे लगता है कारकों में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। मुझे लगता है यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और आपको एक और बात बता रहा हूँ, जैसे हाँ यहाँ पर क्या पूछा जाए, जब मैंने बताया परसरग पूछा जाए तो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ इसी प्रकार से। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट रहे तो इस प्रकार से परसरग यही होते हैं सभी, जो मैंने आपको सभी कारक बताए हैं पहले भी इस वीडियो में, जो कि मैं बता चुका हूँ शुरू में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल पर भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।